तो स्टार्ट करते हैं भाई के वीडियोस में कुछ मोस्ट डिबंकेबल क्लिप्स से। ये वीडियो जो है लिटरली भाई 25 मिनट का वीडियो है। अगर आपको देखना है तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्लिप्स को यूज़ करूँगा और 2 या 3 डिबंकेबल फैक्ट्स को मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसी फैक्ट्स को मैं डिबंक करूँगा, जिससे सारा फैक्ट्स ऑटोमेटिकली उस वीडियो का पूरी तरह से डिबंक हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ये हमारा चैनल का रिचुअल ही है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। लेट्स गेट इनटू इट। 力の大会で敗退した宇宙はゼウス様自ら消してしまわれるそうです。 So दोस्तों starting with introduction and lifting strength। सो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं सुपर सैयन 1 से। गाइस चलिए अब देखते हैं कि गोकू आखिर कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं सुपर सैयन 1 में। सो अकॉर्डिंग टू प्लेट थ्योरी गोकू अपने बेस फॉर्म में 57,300 टन्स उठा सकते हैं, और अगर उसको 50 से इंटू कर दे जो कि होता है सुपर सैयन 1 की पावर, तो उसमें निकल के आता है 2,865,000 टन्स। और क्या आप लोग को पता है कि जो 5th मोस्ट हैवीएस्ट थिंग है इस अर्थ में वो है थिफ क्रेन, जिसका वजन है करीब 1 मिलियन टन्स। मतलब कि कुछ सुपर सैयन 1 में वैसी 3 क्रेन्स को उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। आर यू कॉमेडी मी? अभी सुपर सैयन 1 की ही बात हुई है और देखो भाई गोकू कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। और अगर वहीं वेट की बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो गोकू है वो 429,750 बिलियन टन्स उठा सकते हैं। तो अगर उसी को 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर निकल के आता है वो है 6,446,250 बिलियन टन्स। और इतने वजन में जो गोकू है वो एक प्लेनेट तक को उठा सकते हैं। अबे साले जो अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। सो यार लोगों का ये मानना है कि सुपर सैयन 1 में जो गोकू की स्पीड रहती है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाती है, क्योंकि सुपर सैयन 1 में जो गोकू है वो इनविजिबल हो जाता है। और हमने कई बार देखा है कि उसने बहुत सारी लाइटनिंग्स को भी डॉज किया है। तो इससे ये साबित होता है कि गोकू सुपर सैयन 1 में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। मैं भी बोलने वाला हूँ, इसका भी कोई मल्टीप्लायर नहीं है। लेकिन डीबीबीकी के हिसाब से जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रहता है वो सुपर सैयन ब्लू काइयोकेन्स टाइम 20 से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मीन्स गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन 1 में जो है वो अपने बेस से 3 बिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब भाई सोचो अभी बात बिलियन तक आ गई है। और वही बात करें अगर स्पीड की तो गोकू ने सुपर सैयन ब्लू काइयोकेन में ही जो है वो अपनी स्पीड को तोड़ दिया था 3rd डायमेंशनल वाली। उसकी जो स्पीड है वो उसी टाइम 4D वर्ल्ड में चली गई थी। तो जाहिर सी बात है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी जो गोकू की स्पीड है वो 4D वाली है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो गोकू की स्पीड है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वो क्वाड्रिलियन टाइम्स ज़्यादा रहती है स्पीड ऑफ लाइट से। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन जो गोकू है वो अपने बेस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो गोकू की बेस फॉर्म की पावर लेवल है वो है 3 मिलियन। और अगर गोकू सुपर सैयन 1 बनता है तो उसकी पावर लेवल हो जाती है 150 मिलियन। अब सवाल ये आता है कि आखिर गोकू इतने पावर लेवल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि गोकू सुपर सैयन 1 में सोलर सिस्टम को भी खत्म कर सकते हैं, और उससे भी थोड़ा आगे जा सकते हैं। बोले तो उसके पास इतनी पावर रहेगी कि वो इन्फिनाइट सोलर सिस्टम्स को खत्म कर सकते हैं। चाहे तुम गोकू के सामने 1000 सोलर सिस्टम ला दो पर गोकू उसको खत्म कर देगा।
बात करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर की। जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसने वर्ल्ड ऑफ वाइट को हिला दिया था। अब यही एक लौता सेंटेंस है जिससे हम लोग को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर पता चल सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड ऑफ वाइट क्या है। वर्ल्ड ऑफ वाइट एक ऐसी प्लेस है जहाँ कुछ भी नहीं है और ये अनंत है, मतलब कि इसमें ना ही स्पेस है और ना ही टाइम, और ये इन्फिनाइट है। और गोकू ने ऐसी प्लेस जहाँ कुछ भी नहीं है उस प्लेस को हिला दिया था। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार आखिर इन्फिनाइट को कैसे हिलाया जा सकता है। इन्फिनाइट का मतलब अनंत होता है, तो वो आखिर कैसे हिलेगा। गाइस आप लोग सही भी हो, लेकिन एक चीज है जिससे इन्फिनाइट भी हिल सकता है और वो है डायमेंशंस। अब ये चीज़ क्या है। गाइस आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारी वर्ल्ड है वो एक 3D वर्ल्ड है, और सिर्फ हमारी वर्ल्ड ही नहीं, जितने भी यूनिवर्स और जो गैलेक्सी है जहाँ तक हम जानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3D के बाहर कुछ नहीं होगा, 3D से आगे भी 4D है। और अगर इन्फिनाइट 3D को हिलाना है तो आपको 4D में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो गोकू की पावर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वो इन्फिनाइट 3D की है, मतलब कि उसकी जो पावर है वो 4th डायमेंशनल वाली है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं तो दोस्तों अभी रिकरेक्शन करेंगे वीडियोस को, स्टार्टिंग विथ लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि सुपर सैयन 1 भाई ने बोला था कि सुपर सैयन 1 गोकू 1 to 3 मिलियन टन्स वो लिफ्ट कर सकता है, लेकिन भाई ने मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया है कि कौन सा वर्जन का गोकू है। क्या वो ड्रैगन बॉल सुपर का है, क्या फिर ड्रैगन बॉल जी का है, या फिर ड्रैगन बॉल का है गोकू। लेकिन भाई ने यूज़ किया था कि क्लिप्स ड्रैगन बॉल सुपर का बिगिनिंग आर्क का वो उसने क्लिप किया था। और ये बात क्यों ज़्यादा मैटर करता है, या बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सेंस का हम सब जानते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो पावर रहता है वो अपना बेस फॉर्म में सारा पावर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो उनका जो पूरा पीक पावर रहता है, उनका पूरा पीक पावर को अपने बेस फॉर्म में यूज़ करना उनको पसंद आता है, या फिर उनका जो पूरी तरह से जो पावर रहता है वो पावर को बेस फॉर्म में मास्टरी करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों का हर आर्क में उनका बेस फॉर्म पिछले आर्क से पूरी तरह से सरपास हो चुका होता है। और दोस्तों लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ड्रैगन बॉल जी में कभी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं गया, क्योंकि खास करके अगर आप हीरोज़ को दिखोगे कि हीरोज़ कभी ऐसे सिचुएशन पे नहीं आए हैं कि बिल्डिंग के नीचे दब के मर रहे होंगे, या फिर पत्थर उनके ऊपर गिर रहा है और वो मर रहे होंगे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा उनके ऊपर कोई भारी चीज़ उनको नहीं लगता कि वो दब के मर जाए। ड्रैगन बॉल ऐसा हमेशा दिखाया गया है। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा चीज़ दिखाया गया है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, इस वीडियो के आगे में चर्चा करेंगे। तो लेकिन पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि 1 मिलियन टन वो लिफ्ट कर सकता है सुपर सैयन 1 गोकू, न्यूली इंट्रोड्यूस, और वो भी 150 मिलियन पावर लेवल पे। क्या ये एक्यूरेट है? मुझे तो नहीं लगता एक्यूरेट है, क्योंकि किड गोकू आज ए किड गोकू जबकि पावर लेवल 90 या फिर 100 था उस टाइम पे, उसने 10,000 ऑफ टन्स वो लिफ्ट किया था और रेड रिबन आर्मी को हराया था। 10,000 ऑफ टन मतलब वो बहुत सारे टैंक्स को उठा सकता है इजीली विदाउट एनर्जिंग, और उसका एनर्जिंग से की अनलिस्ट भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, और वो कैजुअली टैंक्स को ऐसे खिलौना की तरह लिफ्ट कर रहा था। तो वो इजीली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स वो लिफ्ट कर सकता है एज ए पावर लेवल ऑफ 90 एज ए किड। और सुपर सैयन 1 में न्यूली इंट्रोड्यूस 1 मिलियन टन्स, और वो भी ड्रैगन बॉल का नहीं, ड्रैगन बॉल जी भी नहीं, ड्रैगन बॉल सुपर का बिगिनिंग आर्क, जो कि सुपर सैयन 3 एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप दिखा रहे हो कि 1 मिलियन टन, वो भी बेस्ट फॉर्म में।
रहा है। और दोस्तों खास करके अगर बात करें तो लिप्टन स्ट्रेंथ की, तो गोकू ने एक चीज़ उठाया था, उसको बोलते हैं काचिन। काचिन मतलब तो वो होल मैक्रोकाज्म में सबसे डेंस ऑब्जेक्ट माना जाता है और वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया था, मतलब जो क्रिएटर जो है यूनिवर्स का क्रिएटर है उसके द्वारा बनाया गया था। और हम ये बिल्कुल एजम्पशन नहीं लगा सकते कि जो हमारा जो एग्जिस्टेंस नॉलेज है, जैसे कि कुछ लोग बोलते थे, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था उस पर बोला गया था कि वो नाइट्रम है या फिर कुछ ऐसा एलॉय है जिसका मतलब वो सबसे डेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो हमारा वो बिल्कुल नॉलेज से बाहर है, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल जो कंटेंट करता है वो आफ्टर लाइफ और डीमन रिलेफ उन सबसे परे रहता है सुप्रीम काई का प्लैनेट। तो वो सुप्रीम काइस जो है वो सारा चीज़ों का नॉलेज रखता है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली हमारे नॉलेज से पूरी तरह से बाहर ही होगा उसने जो ऑब्जेक्ट बनाया था। तो उसी ऑब्जेक्ट का डेंस जो पॉइंट था उसका कितना होगा। कई लोग बोलते हैं कि वो वाइट ड्वार्फ जितना वो डेंस ऑब्जेक्ट है या फिर न्यूट्रॉन स्टार जितना वो डेंस ऑब्जेक्ट है कहते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि वाइट ड्वार्फ स्टार उसका डेंस पर स्क्वायर इंच 1 ट्रिलियन ऑफ टन वो हो सकता है, उसका एजम्पशन करते हैं साइंटिस्ट, उसका डेंसिंग पॉइंट उतना होता है। तो काची काचिन ने इतना बड़ा काची काचिन को उठाया था गोकू, तो वो बियॉन्ड भाई हमारे सोच से वो बहुत ही बाहर हो जाता है। और मैंने बताया था कि ड्रैगन बॉल जी पे हमेशा क्या होता है, जेट लिफ्टिंग की बात अगर उसको साइड में कर दे, एक हाइपोथेटिकल एक चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं, बीम स्ट्रगल करते हैं। बीम स्ट्रगल मैं क्यों ला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ड्रैगन बॉल जो है की कॉन्सेप्ट पे चलता है, और की कॉन्सेप्ट पे जब की जो रहता है वो अंदर से अगर एक फॉर्म में बनता है तो उसी की का जो फॉर्म रहता है उस पर क्या होता है कि शेप भी रहता है और उसमें फोर्स भी रहता है और मास भी रहता है और हीट भी रहता है। तो फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि ड्रैगन बॉल पे की ब्लास्ट से पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि फ्रीजा करता था काजुअली। और इमेजिन करो कि एक प्लैनेट पे एक चीज़ अगर आपको रख दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो सिंक हो जाता है। उस अगर एक ऑब्जेक्ट इतना हैवी होगा और उसी हैवी ऑब्जेक्ट अगर वो सिंक कर रहा है प्लैनेट के अंदर, तो उसका मास कितना होना चाहिए, वो लिटरली 17 ऑफ टन्स वो एवब होना ही चाहिए बिल्कुल, नहीं तो वो सिंक ऐसे ही नहीं करेगा सिंपली, है ना। तो उसी तरह से जो फ्रीजा का जो सुपरनोवा है, और वो भी अर्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रेविटी वाले प्लैनेट को वो सिंक कर रहा था, और वो भी इजीली। उसका फर्स्ट फॉर्म फ्रीजा और उसका फाइनल फॉर्म फ्रीजा का जो सुपरनोवा था, गोकू ने 1 शॉट कर दिया था, और वो भी प्लैनेट को ऑर्बिट से उसको फेंक दिया था। तो इमेजिन करो गोकू का फोर्स कितना होगा। और फोर्स का इक्वेशन आप सब जानते हैं, क्योंकि फोर्स में क्या रहता है, मास और एक्सेलरेशन दोनों रहता है। तो हम सब जानते हैं कि जो फ्रीजा का की बॉल का जो मास रहता है और उसका एक्सेलरेशन तो बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्रीजा ने उसको भेजा है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है कि ट्रंक्स ने सुपरनोवा का एक ही हाथ में होल्ड किया था, जो कि वो अर्थ को सिंक करने वाला था, फ्रीजा का फाइनल फॉर्म जो पावर था। तो This one's for you, father! How? Impossible!
तो इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो की का जो मास रहता है, कूलर ने भी ऐसा किया था। तो ये की का जो मास रहता है उन लोगों को मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो कि उनका अगर दूसरे वाला का की अगर ज़्यादा पावरफुल रहता है तो वो कितने भी पावरफुल ऑब्जेक्ट मतलब पावरफुल की बॉल को जिसके अंदर मास रहता है, इतना सारा मास रहता है, उसको वो लिफ्ट कर सकते हैं, फोर्स को वो झेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब ऐसे मिलियन टन ट्रिलियन टन उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो ड्रैगन बॉल का जो कॉन्सेप्ट है इस पर मतलब लिफ्टिंग स्ट्रेंथ ये जो चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ये जो है यहाँ पे फाइटिंग पे फोकस किया जाता है। वॉरियर्स यहाँ पे जो रहते हैं वो वॉरियर्स रहते हैं, है ना। तो मतलब उनका ज़्यादा फोकस ऐसा कुछ दिखाएंगे जिससे क्या हो जाता है कि स्पीड फीड भी दिखाया जा सकता है और फाइटिंग स्ट्रेंथ भी ऐसे मतलब दूसरे सुपर हीरोज़ की तरह मतलब बिल्डिंग लिफ्ट करना या फिर बस लिफ्ट करना ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं जाता ड्रैगन बॉल पे। तो भाई आपने क्या बता रहे थे अपने वीडियोस पे कि गोकू का जो सुपर सैयन 1 जो है वो 3 मिलियन लिफ्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट 7 क्वाड्रिलियन टन वो लिफ्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाफेबल है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं स्पीड फीट के ऊपर। स्पीड फीट में आपने कहा था सुपर सैयन 1 जो रहता है वो लाइट स्पीड को टच करता है। लाइट स्पीड किड गोकू में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि किड गोकू टीन शिनन का जो सोलर फ्लेम्स था उसको डॉज किया था। कई लोग एजम्पशन करते हैं कि उसको भी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजली को डॉज कर था एज ए किड, लेकिन हालांकि बिजली स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही नहीं 5% या फिर 10% ज़्यादा कम है। और आपने ये भी बताया था कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट है, ये आपका एजम्पशन था। क्या ये एजम्पशन सही है? क्या ये सही एजम्पशन है बिल्कुल, या क्या ये एक्यूरेट है? ना, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों एक चीज़ मैंने कहना भूल गया, राटी सागा में आप सब जानते हैं कि जो राटी सागा में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट को वो डॉज करने की कैपेबिलिटी रखते थे। उनका रिफ्लेक्स इतना फास्ट था कि वो लाइटनिंग बीम्स को वो डॉज कर सकते थे वेरी कैजुअली। और सैन सागा में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स थे जो कि इजीली कैजुअली फास्टर देन लाइट बीम्स को वो इजीली अपने रिफ्लेक्स के माध्यम से वो डॉज कर सकते थे। और आप सब जानते हैं कि जब गोकू प्लैनेट नामेक को ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब बुल्मा प्लैनेट नामेक को ट्रैवल कर रहा था तो उसको 1 महीने लगे, लेकिन गोकू का स्पेस शिप जो था वो स्पेस पोर्ट में जब था वो 6 दिन के अंदर वो प्लैनेट नामेक के अंदर वो पहुंच गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है कि गोकू जो रहता है वो मीटेओराइट्स को वो डॉज कर रहा था उस टाइम पे, बाहर खड़े रह के स्पेस पोर्ट के बाहर खड़े रह के वो मीटेओराइट को डॉज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा, वो मिलियन टू बिलियन टाइम फास्टर देन लाइट होगा रिफ्लेक्शन में, तभी जाकर वो मीटेओराइट को डॉज कर पाएगा, नहीं तो मीटेओराइट उसके मुंह के अंदर चला जाता। ये क्यों है? क्योंकि वो स्पेसशिप ही मतलब बिलियन टाइम या फिर ट्रिलियन टाइम फास्टर देन लाइट से मूव कर रहा था। तो दोस्तों प्लैनेट नामेक जो है, प्लैनेट नामेक यार्थ से बहुत ज़्यादा दूर था। क्यों? क्योंकि यार्थ एक दूसरे क्वाड्रेंट पे था और प्लैनेट नामेक एक दूसरे क्वाड्रेंट पे था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स के दूसरे छोर पे था वो, तो इसलिए बोला हम कैलकुलेशन पे कह सकते हैं कि ये बिलियन टू ट्रिलियन टाइम ज़्यादा दूर होगा यार्थ से, मतलब बिलियन टू ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा। और सुपर सैयन के वीडियोस में मैंने बताया था कि सुपर सैयन 1 के जो फॉर्म रहता है उस पर मैंने खास करके एक वीडियो बताया है, अनक्वान्टिफाइबल वीडियो में मैंने बताया था, उस पर आप जाके देख सकते हैं ये वाले वीडियो पे। और आपने एमयूआई गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को कहाँ पे स्केल कर रहे थे, मतलब आई मीन स्पीड फिट के कैटेगरी में कहाँ पे डाल रहे थे? 6 क्वाड्रिलियन टाइम फास्टर देन लाइट। भाई वो गोकू का बेस फॉर्म वो भी किड बू आर्क से पहले क्वाड्रिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट फिट वो दिखा चुका है ग्रांड काई प्लेस से हेल तक रीच करके। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रांड काई को जब प्लेस है और हेल का जो प्लेस है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल साइज रेलम फिट हो सकते हैं। अगर हम लो बल करके चले वो क्विंटिलियन टाइम या फिर सेप्टिलियन टाइम फास्टर देन लाइट होगा, लो बल करके चले फिर भी। और आप मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को बता रहे हो क्वाड्रिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट, हद है भाई। साले मजाक बना के रखते हो भाड़ो।
तो आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं बस्टिंग फीड की पर। बस्टिंग फीड में आपने बताया था कि सुपर सैयन 1 गोकू उसका बेस फॉर्म जो रहता है 3 मिलियन और सुपर सैयन 1 में 150 मिलियन पावर लेवल रहता है। और आपने ये भी बताया था कि एक ह्यूमन का जो पावर लेवल रहता है वो 5 रहता है और उसका वो सुपर सैयन बनता है तो वो 250 पावर लेवल है। उसके ऊपर मैंने तीनों वीडियो बनाया है, आप जाके वो दोस्तों देख सकते हैं। और आपने ये बताया था कि सुपर सैयन 1 जो रहता है वो एक सोलर सिस्टम बस्टर रहता है और वो भी सेल के स्कैन देखे, लेकिन वो कैसे हो सकता है? सुपर सैयन 1 जो रहता है तो हमने देखा था कि वो स्टार बस्टर के हिसाब से काउंट रहता है और आपने जो दिखाया था वो सोलर सिस्टम बस्टर के हिसाब से सुपर सैयन 2 का स्कैन दिखाया था। और उसके बाद साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि सोलर सिस्टम तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है लेकिन इन्फिनिटी सोलर सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। व्हाट? मतलब कैसे? आपने ये बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं किया, आप सिंक्रोनाइज करना भूल गए कि जो है वो मतलब 150 मिलियन पावर लेवल से सोलर सिस्टम बस्टिंग नहीं होता। और दूसरी बात है कि 150 पावर लेवल पे सोलर सिस्टम इन्फिनिटी लेवल पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये सिंपली एक नॉर्मल फैक्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम बस्टिंग जो फीट था वो सुपर सैयन 2 में परफॉर्म हुआ था। अगर आप मान भी लो कि सुपर सैयन 2 इन सोलर सिस्टम बस्टिंग अटैक कर सकता है, या फिर आपने जो बताया था इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम बस्टिंग करने का मतलब क्या है? मतलब सोलर सिस्टम बस्टिंग बस्टर जो बनता है उसका पावर क्या वो 1 शॉट कर सकता है सोलर सिस्टम बस्टर को? या फिर आपने जो बताया था इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम डिस्ट्रक्शन, क्या वो सिंगल शॉट में पूरा इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है? असल में आपने ये भी चीज़ को मेंशन करना भूल गए क्योंकि 1 शॉट करना और धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना चीज़ों को, ये उसके अंदर बहुत ही अंतर रहता है, उसमें बहुत देर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना एक ही शॉट में वो सेल सागा आर्क में वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम तो क्या इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। करंट का बेस फॉर्म वो परफॉर्म कर सकता है उस तरह का, उसको सुपर सैयन 1 भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई आपने एमआई गोकू को मतलब मास्टर अल्ट्राइंस्टेड गोकू को कहाँ पे स्केल कर रहे थे? इन्फिनिटी 3D मैटर डिस्ट्रक्शन को आप स्केल कर रहे थे। मतलब इन्फिनिटी 3D वो कैसे हुआ, सिंपली आप बताइए। 3D मतलब वहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है ना, और वो भी इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी 3D स्पेस वहाँ पे कह सकते हैं। मतलब इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ यूनिवर्स को हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी 3D डिस्ट्रक्शन या फिर इन्फिनिटी 3D वर्स या फिर इन्फिनिटी 3D मैटर हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन इन्फिनिटी 3D तो वो है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे ना स्पेस है ना टाइम है, वहाँ पे बिल्कुल भी नल है, पूरी तरह से जीरो है, वॉइड है। वहाँ पे डायमेंशनल चीज़ें मतलब डायमेंशनल कॉन्सेप्ट वहाँ पे लागू ही नहीं होता क्योंकि हम अभी भी वर्ल्ड ऑफ वॉइड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि उसका जो नया जो कॉन्सेप्ट निकल रहा है वो क्या चीज़ है, हमें अभी भी नहीं पता लग रहा है। 4D रिलेम तो हम कह सकते हैं आफ्टर लाइफ जो है 4D रिलेम या फिर 5th डायमेंशनल रिलेम कह सकते हैं, है ना। और आप बोल रहे हो कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड जो है इन्फिनिटी 3D है। 3D मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 डायमेंशनल जो पार्टिकल रहता है या फिर 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग्स जो रहते हैं वो कहाँ पे रहेंगे? सिंपली चीज़ है वो 2 डायमेंशनल पे रहेंगे। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, मूवमेंट कहाँ पे करेंगे? वो 3rd डायमेंशनल पे ही मूवमेंट करेंगे। और 3rd डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे मूवमेंट करेंगे? वो सिंपली 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 4th डायमेंशनल स्पेस पे ही वो मूवमेंट करेंगे। उसी तरह से 4th डायमेंशनल जो रहता है वो बिगर 5th डायमेंशनल स्पेस पे रहेंगे। उसी तरह से ये सारा जो डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऐसे स्टैक करता है धीरे धीरे करके। इसके ऊपर कभी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वर्ल्ड ऑफ वॉइड को सेक करने वाली अगर बात करूं, अगर उसको मैं एक्सट्रीमली लोबल करूं ना, फिर भी वो इन्फिनिटी 4D से एबव भी होगा। एक्सट्रीमली लोबल करूं फिर भी। तो दोस्तों ये रहा आज का डिबंक वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।